क्रैश कोर्स वाला कॉपी लाए हैं आप? क्रैश कोर्स वाला नहीं लाए हैं? यदि नहीं लाए हैं, यदि लाए हैं तो ठीक है, 2-3 पेज छोड़ के इस चैप्टर को ही लिखना शुरू कीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट। एक्चुअल में पी ब्लॉक ना थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, एक लाइन से पढ़ेंगे शुरू में तो बहुत आपको खराब लगेगा, इसीलिए इसका जितना इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम से रिलेटेड बात है, वो सब हम आज कर देते हैं। इसके बाद उसको यदि खुद से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो हम तो अगला संडे को इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ही। तो आप यदि कॉपी लाए हैं तो ठीक है, नहीं लाए हैं तो कहीं साइड में लिख लीजिए, बाद में उसको ऐड कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। एक तरह से क्वेश्चन आंसर करके ही आप लिखिए, तो लिखेंगे ये है यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितना चीज आपको हम बता रहे हैं उसी पीडीएफ का छटा हुआ पार्ट है, और ये वो पार्ट है जो कंसेप्चुअल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी सिंपल सिंपल बात है, खाली पढ़ने वाला बात है। तो पहले हम इसी को कर रहे हैं। इसमें आप क्वेश्चन करके लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 while phosphorus exists as P4. Why? यहां सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को समझें कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और पूछ क्यों रहा है, दोनों बात। क्वेश्चन लिख लिए, सुनिए। इसका आंसर हम बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको ना पूरा समझ लो, फिर लिखने वाला काम करना। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है, और ये ग्रुप 15 एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आएगा 2 5 और ये आएगा 2 8 5। इसमें भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, इसमें भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको भी 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको भी कम से कम 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आप लोग सिगरेट उधर जाके पीजिए, तो गंदा आ रहा क्लास में, नीचे चले जाइए, उधर जाके पी लीजिए, फिर आके बैठिएगा। तो ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दोनों ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3-3 बॉन्ड बनाएगा। अब ऐसा है कि नाइट्रोजन का यदि आप सबऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखोगे, तो सबऑर्बिट वाइज की अभी जरूरत वैसे है नहीं, छोड़िए उसको, रहने ऐसे ही समझ जाइएगा। इसमें केवल 2 ऑर्बिट है और इसमें ऑर्बिट की संख्या 3 है, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा। तो इसका जो साइज छोटा होता है ना, नाइट्रोजन का जो साइज छोटा होता है, इस वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ पहले बनाता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा कोवैलेंट, और उसके बाद ये लेटरल ओवरलैपिंग करके बनाता है कैसा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना लेता है इसी स्थिति में ट्रिपल बॉन्ड। चूंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, और 3 बॉन्ड चूंकि ये ऑलरेडी इस दोनों के साथ, मतलब दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो दोनों का 3-3 बॉन्ड पूरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये N2 के रूप में पाया गया। अब यही काम यदि आप फास्फोरस में करेंगे कि फास्फोरस फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना ले, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा था तो उसका ऑर्बिटल भी छोटा था, फास्फोरस का साइज बड़ा है तो उसका ऑर्बिटल भी बड़ा है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये बड़ा साइज का जो ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड तो आपस में बना लेता है एक्सियल ओवरलैपिंग करके, लेकिन जब इस ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग की बात आती है तो ये इसमें इतना ना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है। अब पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब लेटरल ओवरलैपिंग हो, और साइज बड़ा होने से लेटरल ओवरलैपिंग होता ही नहीं है, जिस वजह से ये आपस में पाई बॉन्ड बना नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये फास्फोरस 3 बॉन्ड तो जरूर बनाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाएगा। फिर वो 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड में क्या करता है, एक फास्फोरस 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे इसको देखो, एक बनाएगा इसके साथ, एक बनाएगा इसके साथ, एक बनाएगा इसके साथ। कितना बॉन्ड बनाया, 3। अब आपके दिमाग में होगा कि सर बाकी तो 3 बॉन्ड नहीं बनाया, तो बाकी भी इसी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो इसको देखो, एक बनाया, 2, 3, इसको देखो 2 बनाया है, 3, इसको देखो ये भी 3। सब का सब फास्फोरस, आप सबको देखिए 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन डबल ट्रिपल कोई नहीं बनाया है, पाई बॉन्ड नहीं बनाया, सिर्फ कैसा बॉन्ड बनाया है, सिंगल, सिग्मा, सिंगल या सिग्मा। तो एक चीज आप हमेशा ये याद रखेंगे अभी के बाद कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यही सब सिर्फ आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आपस में मतलब सल्फर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, फास्फोरस फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। तो इसका मतलब एक सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, इधर आओ, इधर। इसको भूख लगा हुआ है और ला रहे हैं, खिलाएंगे, स्थिर रहो। अभी तो दुकान भी नहीं खुला होगा ना, कलाकार बहुत है। सुनिए, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Hence nitrogen form a strong pi bond between nitrogen atoms and it exists as N2. But in case of phosphorus, due to larger size, it does not form pi bond with phosphorus atom and it exists as P4, where one phosphorus atom is bonded by 3 different phosphorus atom by only single covalent bond. तो इसीलिए नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाएगा, फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाएगा। तो इसके क्वेश्चन पूछने का कारण यह है कि दोनों के आउटर मोस्ट सेल में जब 5-5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों जब 3-3 बॉन्ड बनाता है, तो फिर काहे एक पाया जाता है N2 के रूप में और एक पाया जाता है P4 के रूप में। अब समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था और क्यों ऐसा इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप इसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो लिखेंगे नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, nitrogen exists as N2 due to its smaller size, and high electronegativity, which allow it to form, आगे लिखिए, to form a strong triple bond between two nitrogen atoms. But phosphorus is larger and has
lower electronegativity, but phosphorus is larger and has lower electronegativity. It does not form pi bond between phosphorus atoms. Hence, it does not form pi bond between phosphorus atoms. Hence, phosphorus exists as P4. Phosphorus exists as P4, where one phosphorus atom where क्या लिखे, where one phosphorus atom is bonded by three different phosphorus atom by single covalent bond only. नीचे में ना आप एक फोटो बना देना जिसमें नाइट्रोजन के बॉन्ड को आपको दिखाना चाहिए कि इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, और फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये कुछ ऐसा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हो गया समाप्त। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब इसी फॉस्फोरस से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। आपको पता होगा कि फॉस्फोरस जो है ना, इसको आप हवा में जैसे ही रखोगे ना तो ये आग पकड़ लेता है। तो इसको पता है किस चीज में रखा जाता है? इसको रखा जाता है पानी में रखा जाता है। तो पानी में ये आग नहीं पकड़ता है। सोडियम को यदि आप पानी में रख देंगे तो आग पकड़ लेगा। सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता, उसको केरोसिन तेल या पेट्रोल में रखा जाता है। इस सब के पीछे साइंस है, केमिस्ट्री है। अब हम इसके साइंस को बता रहे हैं। फॉस्फोरस को यदि आप ओपन जगह पर ले आए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ ये बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है और बनाता है P2O5 और ढेर मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, जो आग के रूप में आपको दिखेगा कि हाँ भाई वो वहां जल रहा है। तो आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई फॉस्फोरस कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर और इन ओपन एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, मतलब जानकारी रहनी चाहिए। आपसे कोई बच्चा पूछेगा कि फॉस्फोरस का है आग पकड़ लेता है हवा में, क्योंकि ये सब थोड़ा अद्भुत चीज है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज अपने आप आग पकड़ ले रहा है, तो ये थोड़ा देखने में अटपटांग लगता है, जो बिल्कुल एबनॉर्मल है। तो जो लोग इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो इसका रीजन क्या है वो सुनो। यहां पर एक फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है? 3। एक फॉस्फोरस 3 से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, और चूंकि रिंग में मात्र 4 ही फॉस्फोरस है, इस वजह से एंगल का जो तनाव है ना, एंगल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, वो बहुत हाई है। तो ये फॉस्फोरस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ये चाहता है कि किस तरह से इसका बॉन्ड जल्दी से टूट जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओगे, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? P2O5। और P2O5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा। अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर एक फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाए हुए था? 3। यहां पर एक फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाए हुए है? 5। 4 भी कह सकते हैं, मतलब कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 ही कह लीजिए।
कोवैलेंट यहाँ पर यदि आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में हम दिखाएं तो 5 बॉन्ड है यहाँ, या 3 से तो ज्यादा है ना। अब सुनो, बॉन्ड टूटा कम और बना ज्यादा, और बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस वजह से इतना न संख्या में बॉन्ड बनता है और इतना न स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होता है कि ये जैसे ही आप ऑक्सीजन के संपर्क में इसको लाओगे बस फटाफट ऑक्सीजन इसके साथ इसका ऑटोमेटिक कंबशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और P2O5 में कन्वर्ट करके ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने लगता है और ढेर सारी मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए ऐसा होता है। अब इसी को यदि आप H2O के संपर्क में रख देंगे तो यहाँ तो ये वाटर है, ऑक्सीजन तो फ्री है नहीं कि उसके साथ उसका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो, तो फिर यहाँ पर ये आग नहीं पकड़ेगा, इसीलिए फास्फोरस को प्लेस किया जाता है वाटर में। सोडियम वाटर में नहीं रखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि सोडियम वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन कर लेता है, इतना एक्टिव मेटल है कि ये रिएक्शन करके बना देता है NaOH और बना देता है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस मतलब बड़ी खतरनाक रूप से बनता है जी। आप पानी में यदि छोटा सा टुकड़ा सोडियम का डाल दो, बम की तरह विस्फोट करता है। और विस्फोट क्यों होता है? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। कंबसन हाइड्रोजन का जब भी कंबसन होगा तो पॉपिंग साउंड के साथ वो जलता है। तो 2-4 गो मॉलिक्यूल यदि जलाएगा तब ना पॉपिंग साउंड के साथ जलेगा। करोड़ों मॉलिक्यूल को एक के बार जला दीजिएगा तो क्या होगा? विस्फोट करेगा, वो विस्फोट करता है। हो सकता है कि आप रील वगैरह में सोडियम को डाल के रिएक्शन कराते हुए देखे हों, तो ये विस्फोट करता है। खैर ये सब साइंस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब जिस तरह से हम इसको भी पढ़ा रहे हैं इस पूरे चैप्टर को, क्रैश कोर्स में अब सब्जेक्टिव हम नहीं करेंगे इसका, ठीक है? उसको वहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। लिखो तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, नाइट्रोजन फॉर्म NCl3 but phosphorus form PCl3 as well as PCl5Y। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन Cl के साथ मिलकर NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस Cl के साथ मिलकर PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। क्यों? फिर से क्वेश्चन का कारण समझिए। बोथ द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एलिमेंट और 5 है। इट मीन्स बोथ हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो जब दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है तो एक जो बॉन्ड बनाता है वैसे ही दूसरे को भी बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है हमेशा, फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है और कभी कभी 5 बॉन्ड भी बनाता है। 3 बॉन्ड बनाया फास्फोरस तो PCl3 बन गया, 5 बॉन्ड बनाया तो PCl5 बन गया। तो सवाल यही पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, वो भी यदि 5 बॉन्ड बना लेता तो NCl5 का निर्माण करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके पीछे के प्रॉपर कारण को समझना होगा आपको। सबसे पहले देखिए, NCl3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही है NCl3, ये है PCl3 और ये है PCl5। आप ध्यान से देखो, दोनों के आउटरमोस्ट सेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर यहाँ रह गया, ये भी 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर यहाँ रह गया। लेकिन यहाँ पर जब ये 5 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। यदि हम इस P के स्थान पर N को रख दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि N रखने के बाद वो हो जाएगा NCl5 बनता नहीं है। यही तो जानना है कि क्यों नहीं बनता है। इसको समझने के लिए इसके ऑर्बिटल वाइज, इसके सबऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन पर जाना होगा, जहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3। और हम यदि चाहें कि 2d0 लिख दें, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट सेल में s सब ऑर्बिट होता है, सेकंड सेल में s और p होता है, थर्ड में होता है s, p और d। तो d की जो चर्चा आएगी वो कभी भी सेकंड सेल के लिए नहीं आएगा, इसलिए 2d0 लिख के हम इसको क्या किए, काट दिए। जबकि हम फास्फोरस में नियन 3s2 3p3 भी लिखे और उसके बाद 3d0 भी लिखे और इसको सही किए, क्योंकि थर्ड सेल में d ऑर्बिटल
होता है। इस कन्फिग्रेशन से ये क्लियरली दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इसी वजह से यहाँ पर S और P का डब्बा तो हम बना दिए, लेकिन D का डब्बा नहीं बना सके। और चूंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो S में 1 डब्बा, P में 3 डब्बा और D में 5 डब्बा बनता है, वो बना दिए। इसी खाली डब्बा को हम लोग वेकेंट डी ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखो, जब आप इसका ऑर्बिटल वाइज कन्फिग्रेशन खींचे तो आपने देखा कि P में टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही एक्चुअल में कोवैलेंसी होता है, और कोवैलेंसी जितनी होती है उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कोई एटम करता है, या किसी के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके पास मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन केवल 3 Cl को ही जोड़ सकता है, क्योंकि क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और NCl3 बना देगा। जब फास्फोरस के केस में आप जाते हैं तो यहाँ ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या बना देगा, PCl3, क्योंकि कोवैलेंसी कितनी है, 3। लेकिन यदि थोड़ा इसको एनर्जी दिया जाए तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा किसमें, डी में, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ आप उसको गर्म भी करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा कहीं, क्योंकि ऑर्बिटल है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ। लेकिन ये थोड़ा सा एनर्जी लेकर अपने s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके डी में ट्रांजिट कर जाएगा। और याद कीजिए, इसी को हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोला करते थे। तो जैसे ही ये डी में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये 3 जैसे था वैसे रहेगा। तो 3 जैसे था वैसे है कि यहाँ एक यहाँ, कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5, और अब यह 5, और अब यह 5 बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है। इसीलिए नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है और फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। आई बात समझ में? तो इसके आंसर का जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज तो हम लिखाएंगे ही, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले ये फोटो बनाना चाहिए तीनों, और इसके बाद आपको ये चीज बनाना चाहिए। GS का मतलब ग्राउंड स्टेट और ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों 3-3 बॉन्ड बनाएगा। एक्साइटेड स्टेट में नाइट्रोजन जा नहीं सकता है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ डी और वेकेंट डी ऑर्बिटल, और फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में चूंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये 5 बॉन्ड बनाता है और PCl5 का निर्माण करता है। तो उस फोटो के बाद आपको ये पूरा का पूरा बात जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना पड़ेगा, और इसके बाद इसका लैंग्वेज स्टार्ट होगा। लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि बोथ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एटम बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एलिमेंट और 5a एलिमेंट, एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं एंड दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल phosphorus form 3 covalent bond in ground state and 5 covalent bond in excited state, hence phosphorus form PCl3 as well as PCl5, but nitrogen does not have vacant d orbital, hence it form only 3 covalent bond in ground state configuration and it form NCl3 only, not NCl5। तो ये इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है। जहां तक लैंग्वेज की बात है तो हम भी लैंग्वेज लिखाए हैं, लिखा भी देंगे अभी, लेकिन सच पूछो तो इस लैंग्वेज को यदि आप में एबिलिटी है, राइटिंग स्किल है, तो आप भी खुद से लिख सकते हैं। बस आपके अंदर एक समझ डेवलप आपको करनी होगी कि एक्चुअल में इसका आंसर होना क्या चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या है। हो सकता है कि कोई आंसर आप लिख रहे हैं लैंग्वेज में और आप हमसे भी अच्छा लैंग्वेज लिख दें, कोई बात नहीं, चलेगा, हम तो चाहते भी यही हैं। लेकिन मोटा मोटी दिमाग में तुम इस क्वेश्चन के लिए बस एक ही बात याद रखो कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण नाइट्रोजन सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसी वजह से वो अलग अलग बॉन्ड बनाता है तो PCl3 PCl5 दोनों बनता है, ये केवल 3 बॉन्ड बना सकता है तो सिर्फ NCl3 बनता है। तो एक काम कीजिए, इसके आंसर में पहले आप इसको लिखिए, इस तीनों फोटो को बनाओ।
देखो, इसको बुझने नहीं आता है कि लाठी से मार लगता है, भागता नहीं है, हाथ से छुएंगे तो भाग जाएगा, सब समझता है। मतलब बिल्ली के बच्चे में भी बचपना है। अच्छा, पी ब्लॉक में जो तुमको हम अभी बतला रहे हैं, जो आज बतलाएंगे, या हो सकता है कि अगला भी क्लास हो एक आध गो इसका, मतलब जब तक क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तभी तक तुमको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद तो ये इतना प्रचंड रूप से बोरिंग है कि हम जब पढ़ेंगे तो तुमको मन करेगा कि क्लास छोड़ दें, और हम तुमको ऑप्शन देंगे कि जिसको निकलना है निकल जाओ, अपने से पढ़ लेना। हालांकि हम लाइन बाय लाइन करेंगे इसको। इसीलिए पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो इंटरेस्टिंग था, कर दे रहे हैं, इसलिए कि जिसको मन होगा बाद में क्लास में बोर होने का बोर होगा, जिसको नहीं मन होगा वो नहीं होगा। इससे एग्जाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, जितना भी लिखाएंगे हम, है 15-17 क्वेश्चन। हो गया ये। अभी तो थोड़ा बड़ा बड़ा है, बाद में फिर छोटा छोटा आएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे। हाँ, सबसे ज़्यादा इसी को उस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन। शुरू करें? अच्छा, ये लिखो, इसको इसको लिखो, इसको लिखिए। नीलेश सर भी क्लास रखे हुए हैं क्या? 8 से 9, 8 से 10? नहीं, फिर हम ही से बात हुई थी, हम बोले थे कि क्लास है हमारा, जिससे तो सब गड़बड़ा जाएगा। उनका भी सिलेबस रुका हुआ है कि क्रैश कोर्स का क्लास था? अच्छा, क्रैश कोर्स तो ऊपर और नीचे हो जाएगा। अच्छा, जितना चीज़ अभी हम तुमको बता रहे हैं, इस संडे और अगले संडे में जब मेन चैप्टर शुरू करेंगे तो बीच में जैसे ही वो चीज़ आएगा उसको हम स्किप करेंगे। क्या है कि एक ही बात को बार बार नहीं ना समझाया जा सकता है। तो ये कहाँ चला गया? डिब्बा कहाँ गया? दोनों बिल्ली का बच्चा भूख से तिल मिलाया हुआ है। प्रचंड रूप से इसको भूख लगा हुआ है और आज इसको खाना मिला नहीं है। अरे लाएंगे तनी देर में, भी दुकान नहीं खोला है, तब तक थोड़ा भूख रहा है। कलाकंद, इसके लिए व्यवस्था अलग है। तुम लोग क्या सोच रहा है कि हम, मतलब काश हम लोग भी बिल्ली एक बच्चा रहते हैं? अरे इतना सुख सबको थोड़ी मिलता है। शुरू करें लिखाना? अब देखो, ये खिड़की पर चढ़ जाएगा। शाबाश।
कहीं नहीं जाएगा, देखो फिर वापस आएगा। बहुत अच्छे। खोज रहा है कि उधरो कलाकंद है। चलिए लिखिए तो। लिखेंगे बोथ द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, both the atoms of nitrogen and phosphorus belongs to group 15, hence 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 5 valence electrons, hence 5 valence electrons are present in it, hence 5 valence electrons are present in it। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए ड्यू टू presence of vacant orbital in phosphorus, ड्यू टू ब्रैकेट के सॉरी पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, ड्यू टू presence of vacant d orbital, vacant d orbital in phosphorus, it form it form it form three covalent bond, it form three covalent bond in ground state configuration, it form three covalent bond in ground state configuration and five covalent bond in excited state configuration, it form three covalent bond in ground state configuration and five covalent bond and five covalent bond in excited state configuration। Therefore phosphorus form PCl3 as well as PCl5। Therefore phosphorus form PCl3 as well as PCl5, but nitrogen does not have vacant d orbital, but nitrogen does not have vacant d orbital, hence it form three covalent bond, in ground state only, hence it form three covalent bond in ground state only, therefore nitrogen form NCl3 but not NCl5, therefore nitrogen form NCl3 but not
NCl5। तो ये दो क्वेश्चन था, दोनों का दोनों कंसेप्चुअल था। तीसरा इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, H2O exists as H2O exists as liquid state at room temperature, liquid state at room temperature, but H2S exists as gaseous state, एक्सप्लेन। क्या आप इसको बता सकते हैं इसका रीजन क्या है? आप में से कोई भी लोग जानते हैं? ये सब बात है केमिकल बॉन्डिंग का, क्लास 11th। देखो इधर, H2O फॉर्मूला होता है HOH, H2O। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। H2S, HSH, सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सराउंडिंग एटम दोनों में कौन है? हाइड्रोजन। आप ये बताइए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ऑक्सीजन यदि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो निश्चित है कि वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करेगा, लेकिन सल्फर हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो मात्र 3 ही केस में बनता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। तो इसका सीधा मतलब है कि वाटर जिसका फॉर्मूला H2O होता है, उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल दूसरे को पकड़ ले, दूसरा तीसरे को पकड़ ले, तीसरा चौथे को पकड़ ले, तो वो सब आपस में क्लोज हो जाएगा। और लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्लोज ही रहता है, जबकि गैसियस स्टेट में एक दूसरे को पकड़ ही नहीं रहा है, तो एक रहेगा यहाँ, एक रहेगा वहाँ, एक रहेगा वहाँ। तो वैसी स्थिति में उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, या काम कर भी रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो उसका मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा, तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा और ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। हो सकता है यहीं से आपको इसी पर क्वेश्चन पूछ दे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, एक्सप्लेन। सेम रीजन है, बिल्कुल सेम रीजन है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल जल्दी उड़ेगा नहीं वेपर बन के, जबकि उसमें वैसा नहीं है, उस तो ऑलरेडी गैस ही है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर बताइए? हम लोग लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, but hydrogen bond is not formed in case of H2S. Hence, H2O exists as liquid state at room temperature, while H2S exists as gaseous state. ठीक है, उसके बाद फोटो बना देना। लिखो, लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल form intermolecular hydrogen bonding, water molecule form intermolecular hydrogen bonding with water molecule। जहां से शुरू है वहीं पर लास्ट होना है। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम
ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। hence water molecules are closed to each other. Hence water molecules are closed to each other and exist as liquid state. Hence water molecules are closed to each other and exist as liquid state at room temperature. And exist as liquid state at room temperature. But आगे लिखिए but at H2S but H2S does not form intermolecular hydrogen bonding. But H2S does not form intermolecular hydrogen bonding. Hence it exists as gaseous state. फुल स्टॉप। तो ये 3 क्वेश्चन वो था जो आपको थोड़ा दिमाग लगा के खुद से लिखना था, समझना था। जहां तक हो पाया है हम आपको उसको लिखा समझा दिए हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ? हाँ, फोटो बना लीजिए। फोटो बना लो। इस सब टाइप का फोटो बनाने से देखो होता क्या है कि लैंग्वेज में तुम क्या लिखे हो नहीं लिखे हो ये ज़्यादा फिर मतलब नहीं रखता है। फोटो बना हुआ है तो दिख रहा है कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड का चर्चा किए हैं। और H2O के लिक्विड स्टेट में रहने का मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका लैंग्वेज पढ़ेगा भी नहीं कि आप क्या लिखें, क्योंकि हो सकता है कि लिखने में आप कुछ गड़बड़ी किए हो, कुछ एरर हो, सेंटेंस सही तरह से नहीं लिख पाए, तो भी आपको पूरा नंबर दे देगा, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि आप बातों को समझ रहे हैं, बस आप लिख नहीं पाए। वैसे तो राइटिंग स्किल खराब नहीं होनी चाहिए, वो भी जरूरी होता है, लेकिन फिर भी नंबर पूरा दे देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ देख रहे थे कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे, स्ट्रक्चर बना रहे थे, वो सब एक जरूरी हिस्सा है क्वेश्चन के आंसर का। और ये सब क्वेश्चन आपको यदि पीडीएफ आप पढ़े होंगे खुद से तो आपको ये सब मिला होगा जो बता रहे हैं। अब सुनिए, एक क्वेश्चन इसी तरह का और है। दूसरा जो क्वेश्चन बताए थे ना, एकदम उसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ में मिला होगा। उसको हम अभी अब लिखाने वाले नहीं है, उसको खाली हम बोल देते हैं, उसको ध्यान में रखना। ऑक्सीजन जो है ना फ्लोरीन के साथ मिलकर OF2 बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन ऑक्सीजन के ग्रुप का ही एक एलिमेंट सल्फर फ्लोरीन के साथ SF4 बनाता है, SF6 बनाता है। मतलब 4 फ्लोरीन को भी जोड़ लेता है और 6 फ्लोरीन को भी जोड़ लेता है। आपसे कहता है एक्सप्लेन कीजिए इसको, क्यों? ऑक्सीजन फॉर्म OF2 व्हाइल सल्फर फॉर्म SF4 एज वेल एज SF6, एक्सप्लेन, क्या रीजन है? इसका भी वही रीजन है। ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है। इसकी कोवैलेंसी मात्र 2 होती है और यह केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है। जबकि सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखोगे तो आपको आएगा 4 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखोगे तो आपको आएगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब कोवैलेंसी 4 होगा तो वो 4 फ्लोरीन को जोड़ेगा, जब कोवैलेंसी 6 होगा तो वो 6 फ्लोरीन को जोड़ेगा। तो वो SF4 भी बना सकता है और
SF6 भी बना सकता है। तो इसका सिंपल रीजन बस यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर फॉर्म SF4 as well as SF6 in first excited and second excited condition respectively, but there is no vacant d orbital in case of oxygen. It form only two covalent bond with fluorine and form OF2 only. बस इतना ही जवाब है इसका। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जनरली आपको नाइट्रोजने वाला पूछा जाता है कि NCl3 बनता है, NCl5 नहीं, PCl3 और PCl5 दोनों बनता है। तो इसका कारण क्या है? तो उसी टाइप का ये भी बात था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें आपका असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो याद करने वाला भी है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो समझने वाला भी है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सबको कॉपी में, PDF तो है ही आपके पास, लेकिन कॉपी में इसको आप लिख लेंगे। जैसे कि आप देखिए तो जरा देखो, सेकेंड पेज में लिखा हुआ था नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 वाई। उसी पेज में आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजन ओनली फॉर्म्स NCl3 बट फॉस्फोरस फॉर्म PCl3 एज वेल एज PCl5। इसका आंसर यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए हम उसको थोड़ा ढंग से लिखा दिए। तो आइए बीच बीच से हम टॉपिक को खोज खोज के जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है उसको अब जैसे उसको लिखाएंगे। अब जैसे देखो इसमें क्वेश्चन है, हमको जो है हमको पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन N2 के बारे में, NH3 के बारे में और HNO3 के बारे में। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन के बारे में। तो पढ़ना इसके बारे में ये है कि इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी रिएक्शन, और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे उसमें भी रिएक्शन। ये सब रिएक्शन संभव नहीं है कि आप रट सकें, और ना ही आपसे इसमें बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिर्फ आप तुम देख सकते हो कि कैसे कैसे बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। यही चीज भरा हुआ होता है कार के एयर बैग में, NaN3। सुनते होंगे एक्सीडेंट हुआ तो एयर बैग खुल गया तो जान बच गया, नहीं खुलता है तो मुँह कान थकचा जाता है, मर जाता है आदमी। इस सब का हम बताएंगे जब हम रेगुलर इसको एक तरफ से लाइन बाय लाइन कर रहे होंगे तब। लेकिन अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर आप गौर कीजिए। लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए तो, राइट हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। राइट हेबर प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। दो दो लाइन का अब आंसर है, छोटा छोटा बात है, फटाफट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। तो चलिए इसको देखिए पहले आप। यहाँ सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ सिर्फ रिएक्शन को ध्यान से देखो। ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाता है कैमरा पर। देखो यहाँ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में आप एक बर्तन में मिला दीजिए, 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर कर दीजिए। कैटेलिस्ट के रूप में आप ले लीजिए आयरन, और प्रमोटर के रूप में आप ले लीजिए मोलिब्डेनम। प्रमोटर जो कैटेलिस्ट के कैटेलाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, आप याद कीजिए केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े हैं। तो अमोनिया का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। और आप किससे ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो इसमें आंसर जो लिखा हुआ है वही लिखना है। व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस इन 1:3 रेशियो बाय वॉल्यूम कंबाइंड एट 700 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ Fe catalyst and molybdenum promoter, ammonia is formed. This process is called Haber process for the preparation of ammonia. और उसके बाद ये रिएक्शन लिखना है, ये बातें लिखनी है, बात खत्म। ठीक है, लिखो। आप आंसर में यहां से लेकर यहां तक आ जाओ, और नीचे में लिख देना दिस प्रोसेस। लिखो पहले यहां तक लिखो।
हम बीच बीच से सिर्फ उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यदि कोई लोग रेगुलर नहीं भी पढ़ें इसको तो भी आपको कोई परेशानी एग्जाम में नहीं होगा। बस इस सारे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, याद, जो समझने वाला है समझ लीजिए, जो याद करने वाला है याद कर लीजिए। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करने वाला मिलेगा जहाँ पर आप बोर होंगे। सेंटेंस पूरा करने के बाद आपको लिखना है दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और उसके बाद रिएक्शन लिख देना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। रिएक्शन लिख दीजिए N2 + 3H2, एरो देके 2NH3, एरो के ऊपर और नीचे लिख दीजिएगा टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज। 700 केल्विन टेम्परेचर है, कोमा देके 200 ATM प्रेशर है, नीचे में Fe कैटेलिस्ट है और MO प्रोमोटर है। बस वहीं तक लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बढ़े आगे, हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आपसे क्वेश्चन रहेगा राइट ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जैसे यहाँ पर था राइट हेवर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो आगे क्वेश्चन है राइट ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है राइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। और आपको याद नहीं, ये क्वेश्चन आपको अथी में पूछा है सेंटअप वाले एग्जाम में, उसमें कहीं पूछा है क्वेश्चन, यहाँ तो है नहीं, हम ला के दिखाते हैं। इसको चेंज करें, एग्जाम में हुआ था तो क्वेश्चन पढ़ा था कि नहीं? कोई बात नहीं है, बहादुर साहब का एग्जाम ऐसा ही होता है, होना भी चाहिए। नाइट्रिक एसिड, देखिए ये है ना ओस्टवाल्ड प्रोसेस, क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन लिखेंगे राइट ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसी क्वेश्चन को एक और तरह से पूछता है, उस क्वेश्चन सुन लीजिए, मन हो तो और करके लिख भी लीजिएगा। सुनो इधर, आपसे क्वेश्चन कहेगा राइट प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया, बस इतना कह देगा। लिखिए तो और करके राइट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, और करके, अरे दोनों सेम ही क्वेश्चन है। राइट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया। एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा जो होता है वह अमोनिया के ऑक्सीडेशन पर आधारित है, जो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO बनाता है, सेकेंड स्टेप में NO फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के NO2 बनाता है, और थर्ड स्टेप में NO2 H2O के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाता है। वो सारा चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे इधर लिखा हुआ है ऑन लार्ज स्केल
HNO3 is prepared by Ostwald process. This process is basically depend on oxidation of ammonia by atmospheric air. अब आप ये लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक एयर, और इसमें टोटल तीन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया प्लेटिनम कैटलिस्ट और 500 केल्विन टेम्परेचर पर, प्रोडक्ट बनाया 4NO प्लस 6H2O। इसको आप मत लिखना क्योंकि इतना डाटा याद हम लोग को भी नहीं रहता है, तो आप लोग को क्या याद रहेगा, उसको लिखना नहीं है। वो सब क्योंकि थियोरिटिकल बात दिया हुआ है तो लिख दिया गया कि भाई इतना एनर्जी रिलीज होता है इस दौरान। आगे है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स द हाई यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। सेकेंड स्टेप में वही NO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, NO2। और थर्ड स्टेप में वही NO2 को जब आप लिक्विड वाटर में मिलाते हैं तो वाटर और NO2 मिलके क्या बनाता है, HNO3, एक्वस HNO3, मतलब पानी में घुला हुआ HNO3 का प्रिपरेशन होता है। तो बस इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लिखिए तो नीचे आंसर। लिखिए जो लिखा हुआ है ऑन लार्ज, लिखो ना, ठीक है लिखा हुआ वो ऑन लार्ज स्केल, इसका आंसर उसी रूप में लिखना भी है। ऑन लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑन लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड is prepared by nitric acid is prepared by Ostwald process। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे दिस प्रोसेस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन, दिस प्रोसेस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन, दिस प्रोसेस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन oxidation of ammonia। This process is basically depends on oxidation of ammonia by atmospheric air, oxidation of ammonia by atmospheric air। Following steps are, नीचे लिखेंगे मतलब उसी के नीचे, following steps are involved, following steps are involved during preparation of HNO3। following steps are involved during preparation of HNO3। step number 1, step 1, ammonia reacts with, step number 1, ammonia reacts with oxygen gas, ammonia reacts with oxygen gas in presence of platinum catalyst, in presence of platinum catalyst at 500 Kelvin temperature, at 500 Kelvin temperature to form nitric oxide NO, to form nitric oxide and water, to form nitric oxide and water। रिएक्शन लिखिए तो नीचे में, कौन रिएक्शन लिखेंगे पता चल रहा है, ये वाला।
हो गया रिएक्शन। स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, स्टेप 2 में नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड with oxygen gas, nitric oxide further oxidized with oxygen gas to form nitrogen dioxide, NO2, to form nitrogen dioxide। ये वाला रिएक्शन लिखिए। 2NO प्लस O2 बनाएगा 2NO2। हो गया। लिखेंगे स्टेप 3। याद कीजिए एसिडिक रेन के लिए यही ना जिम्मेदार होता था NO2। एटमॉस्फेरिक वो क्लाउड के साथ रिएक्शन करता था वाटर के साथ और क्या बना देता था HNO3 और एसिडिक हो जाता था वाटर। स्टेप 3 लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव HNO3 टू गिव नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नीचे वाला रिएक्शन लिख दीजिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नीचे वाला रिएक्शन लिख दीजिए। अब देखो ये 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप याद करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इस जगह पे थोड़ा सा बोर हो जाएंगे आप जब आपको इस तरह का रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। और जो जो क्वेश्चन इसमें लिखा रहे हैं हर हाल में रट जाना। पूरा असाइनमेंट खाली पढ़ जाना और इस सबको रट जाना। रटने वाला काम इससे, पढ़ने वाला काम उससे। ये नीचे वाला रिएक्शन लिखिए। ये हो गया क्या लिखा हुआ? सुनिए अब इसमें ना एक क्वेश्चन रिएक्शन से संबंधित पूछा जाता है। आपसे लिखेगा राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लिखो तो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए राइट केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन लिख चुके हैं ना आप? अगला क्वेश्चन लिखिए। नंबर क्या होगा? 6। 3 गो उधर हुआ, 2 गो इधर हुआ। हाँ ठीक है 6 नंबर होगा। लिखिए राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर with dilute and concentrated dilute and concentrated HNO3 dilute and concentrated HNO3। यहां लिखा हुआ देखो इधर कॉपर HNO3 कॉपर HNO3 दोनों सेम रिएक्टेंट है। कंडीशन का अंतर है, एक है डाइल्यूट दूसरा क्या है कंसंट्रेटेड। प्रोडक्ट भी देखो सब सेम है। ये सेम ये सेम, खाली बीच में अंतर आया। यहाँ पर NO बना नाइट्रिक ऑक्साइड और यहाँ पर बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन कम हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा हुआ। इसमें 1 ऑक्सीजन जुड़ा और इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ा। रीजन क्लियर है। डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट HNO3 रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा, डाइल्यूट HNO3 रहेगा तो एसिड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीडेशन कम होगा। कंसंट्रेटेड रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मात्रा ज़्यादा है तो अपने पिक लेवल तक ऑक्सीडाइज कर देगा, पहुंचा दिया NO2 तक। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का होगा +4। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन दोनों उतार देना है।
जैसे लिखा हुआ है डाइल्यूट कंसंट्रेट, जैसे लिखा हुआ है रिएक्शन बस लिख दीजिए, वही क्वेश्चन है। ये या तो आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके, और नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन जैसे लिखे हैं वैसे आता है। इस चैप्टर में ना आपको एक संडे और बैठना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। अरे तुम लोग लेके जाओ ना इसको पकड़ के अपने घर पर, और कहाँ। तुमको भी भगा देगी। अरे मना लेना थोड़ा। अरे वो तो मजबूरी है ना कलाकंद, और दूसरा खाएगा कौन चीज। मर हेड़ा जाएगा यहाँ पर तो हमको पाप लिखेगा। भागता भी नहीं, खिड़की पर चढ़ा लेकिन कूदा नहीं, देखेगी। आगे बढ़े। जो ऊपर का अंश रिएक्शन है वही नीचे का भी है, बस NO2 का अंतर है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे। राइट ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट, बस। क्वेश्चन को हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में लिखा दिए। राइट ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ या प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। जनरली ये क्वेश्चन लैंग्वेज में यही पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउन रिंग टेस्ट, बस इतना ही। या व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। सुनना ध्यान से, ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है इसको थोड़ा आप ना प्रैक्टिकली समझ लीजिए, बाद में रिएक्शन याद करना पड़ेगा आपको। इधर देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लो। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चैप्टर नहीं, सिलेबस समाप्ति पर जा रहा है। मतलब तुम्हारा सिलेबस दम खींचना शुरू कर दिया, अब कोनो दिन दम तोड़ देगा। अगला जिस दिन भी क्लास होगा वो हमारी मर्जी पर है कि हम चैप्टर खत्म कर दें या इसको आगे बढ़ाएं। तो ज़्यादा टेंशन मत लो। एक दिन आज झेल लो, अब जितना टाइम बचा हुआ है, एक दिन और थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा झेलना पड़ेगा। देखिए इधर एक बर्तन है, एक बर्तन में हम पानी ले लिए, और पानी लेने के बाद इसमें हम मिला दिए NaNO3, ऐसा मान लो। NaNO3 कैसे टूटेगा, Na प्लस में और NO3 माइनस में। तो बताइए ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें Na प्लस भी है और NO3 माइनस भी है। अब हम ये सॉल्यूशन आपके हाथ में थमा दिए और आपसे पूछे कि बताओ कि इसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं कि हमने इसमें क्या मिलाया। तो फिर आप इसको कैसे पता करेंगे कि बर्तन में नाइट्रेट आयन है कि नहीं। तो एक्चुअल में ब्राउन रिंग टेस्ट किसी सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन के होने की सूचना देता है। इट मींस ब्राउन रिंग टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। अभी ये ब्राउन रिंग टेस्ट है क्या, इसको समझो। इसमें यदि नाइट्रेट आयन है यानी NO3 माइनस है, तो आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा मात्रा FeSO4 का डाल दो, फ्रेश FeSO4। FeSO4 अंदर में जाके टूटेगा Fe++ में और SO4 2 माइनस में। तो इस बर्तन में चला जाएगा कौन चीज, Fe2+। ठीक है। अब क्या कीजिए, थोड़ी सी मात्रा आप दे दीजिए H2SO4 की। H2SO4 का मात्रा इसमें आप दे देंगे तो बर्तन में क्या चला जाएगा, H+। NO3 माइनस, Fe2+ और H+, ये तीन चीज आपस में मिलकर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है NO, Fe++ और H2O। ये तीन चीज बनाता है। ये दो चीज आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
FeH2O का होल 6 2+ बनाता है, वहां पर जो दिख रहा है। और वो दोनों चीज NO के साथ मिलकर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, भूरा रंग का आपको दिखेगा। और जब ये रिएक्शन हो जाएगा ना, तब तुम देखोगे कि इस जगह पे इंटरफेस जो होता है ऊपर का, इस जगह पे ग्लास के बिल्कुल दीवार में सटा हुआ आपको एक गोल रिंग दिखाई पड़ेगा ब्राउन कलर का। ऐसा लगेगा कि मतलब ग्लास की दीवार से चिपका हुआ वो रिंग बन रहा है। तो ये जो रिंग बन रहा है ग्लास के साथ चिपका हुआ, ये रिंग किस चीज का होता है, ये ब्राउन रिंग होता है इसी कंपाउंड का। अब आप ये बताइए कि यदि ये NO3- नहीं होता तब तो ये नहीं बनता, तब तो रिएक्शन ही नहीं होता। और जब रिएक्शन नहीं होता तो फिर ये कंपाउंड नहीं बनता, और ये कंपाउंड नहीं बनता तो ग्लास में कलर एपियर नहीं होता, ब्राउन रिंग नहीं बनता, जो बता देता कि इसमें नाइट्रेट आयन नहीं है। तो इसका जो ओवरऑल मतलब जो आंसर लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा उस चीज को सुनिए। हम सबसे पहले यही इसके आंसर में लिखेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके यहाँ जो बातें लिखी हुई वो लिखना है। When freshly prepared FeSO4 solution is added to an aqueous solution containing nitrate ion, नाइट्रेट आयन जो सॉल्यूशन नाइट्रेट आयन को रखता है उसमें आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन डालिए, यानी नाइट्रेट आयन में आप FeSO4 डाल रहे हैं। एंड देन adding concentrated H2SO4 in a small amount, then along the side of test tube brown color appears at the interface between the solution and sulfuric acid layers, which indicate the presence of nitrate ion in the solution. उसके बाद ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा समाप्त। आंसर लिखेंगे, लिखिए तो, ब्राउन रिंग टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट, brown ring test is a chemical test used for detection of nitrate ion, used for detection of nitrate ion in the solution, used for detection of nitrate ion in the solution। पैराग्राफ चेंज करके जो लैंग्वेज लिखा है उसको लिख के रिएक्शन लिख दीजिए, मतलब वहां से लेके यहां तक उतना तो क्या पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं उतना याद रह पाता है यदि, तो रिएक्शन लिख दीजिए। अब देखो हम तो छोड़ के नहीं ना बता सकते हैं, हम तो एग्जाम में थोड़ी बैठे हुए हैं, हम तुमको एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठाए हुए हैं, तो हम तो पूरा बात लिखेंगे ना। उसमें तुम कितना संभाल के एग्जाम में लिखोगे इसी पर तो तुमको नंबर मिलेगा, इसी के आधार पर तो तुम टॉपर भी बनोगे या फेल भी कर सकते हो। उस समय तुम हमको नहीं कहोगे कि आप खाली रिएक्शन लिखाए थे, पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इतना यदि तुम नहीं लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, तनी बताओ तो क्या क्या चीज डाले हैं नाइट्रेट आयन के सॉल्यूशन में? दो ही चीज तो डाले हैं, एक FeSO4 और दूसरा H2SO4। तो आप एक सिंपल लाइन कह दीजिए कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट आयन, सॉरी, व्हेन FeSO4 एंड H2SO4 is added to a solution containing nitrate ion, then brown ring is produced which indicate the presence of nitrate ion। तो कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा। देखो शॉर्टकट करना ये तुम्हारा स्किल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये चीज होना चाहिए। इस मतलब हर जगह पर तुमको बचपन में जो चलना सिखाया वो हर बार अब तुम्हारा अल्लाह थोड़े जगह पर रखता होगा कि तुम ऐसे चलो ऐसे चलो, तो तुमको अपना समझना पड़ेगा ना कि कौन रास्ता सही है कौन गलत, कैसे तुम अपने जीवन को आसान बना सकते हो। मतलब पढ़ाई उसी से संबंधित चीज है, तो कि तुम कितना इसको इजी कर सकते हो उसके लिए दिमाग लगाओ।
यदि तुमको भारी कोई चीज लग रहा है तो तुम उसको इजी करने का प्रयास करो, या फिर मिनिमाइज करो कि कितना तक में मेरा काम चल जाएगा, इतना तक हम संभाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम टॉपर ही बने, लेकिन 80-85 नंबर तो आना चाहिए हर हाल में। उससे कम आता है तो फिर मुश्किल है। हालांकि हम समझते हैं तुम्हारी परेशानी को, सिलेबस बहुत बड़ा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली तुमको परेशानी होता होगा, लेकिन साइंस भी तो तुम ही ना शौक से लिया था। हालांकि एक और बात है कि जितना तुम इसको भारी समझते हो उतना है नहीं। ये नहीं याद है तो कोई और सही, कोई और नहीं याद है तो कोई और सही। 20 गो में तो 10 को बनाना है रे, तो 6 गो में 3 गो, तो देख लेना जो आता है वही बनाना। लेकिन हम तो तुमको तैयारी करवाएंगे 20 में 20 बनाने के लिए। 20 में को क्वेश्चन यदि आउट ऑफ सिलेबस या कॉपी के बाहर आ गया, तुम ही कहोगे कल के डेट में कि क्या पढ़ाए थे, मिलवे नहीं किया, तो ये दिक्कत हो जाएगा। फिर हम अपनी बदनामी नहीं ले सकते, इसलिए हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, पक्का 10 बजे छोड़ देंगे। फिर बाप रे मैगे कर रहा है। इतना मानसिक तौर पर तुम लोग कमजोर हो गया है, बैठ नहीं सकता है 2 घंटा आराम से। हमको लगता है कि तुम्हारी उंगली में खुजली होने लगा होगा मोबाइल चलाने के लिए। एक काम करो, 2 मिनट चला लो, देखो इधर उधर तरी हल्का स्क्रीन ऊपर नीचे कर लो, मिजाज एकदम ठन ठन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं हो रहा है, चेंज करें? हम तो मोबाइल चलाएं या बोर्ड चलाएं, हमारे लिए दोनों एक ही जैसा है, तो हमको नहीं फील होता है। आदत तो मोबाइल का हमको भी लगा हुआ है, उतने लगा हुआ है जितना तुमको लगा हुआ है। क्या बोला? हम देखते हैं हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम जो होता है ना, 4-4.5 घंटा रहता है। अब जैसे अभी का दिखाते हैं कि अभी तक कितना घंटा मतलब रहा है। देखो कितना है, अभी तक 40 मिनट है ना, तो 40 मिनट है। अब सोचो सुबह से पढ़ा रहे हैं तब 40 मिनट है। एक्चुअल में जिस समय उठे हैं उस समय 20-30 मिनट देखे होंगे। अब बीच में बैठे हैं 10 मिनट तब देखे होंगे। ये 40 मिनट अभी है। अब जैसे ही फुर्सत में आएंगे तो कुछ से कुछ टिपा टिपी करते रहेंगे, काहे कि काम दूसरा है ये नहीं इसके बाद। दूसरा है कि मोबाइल का थोड़ा हमको यूज होता है पढ़ाई के दौरान, तो उसमें भी जरूरत पड़ती है। हाँ, रील देखने में भी खूब टाइम बिताते हैं, कसर नहीं करते हैं। अब जैसे कोई दोस्त एगो भेज दिया, तो एगो थोड़ी होता है, उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि फिर उसके जैसा 10 गो आएगा। अब मिला जुला के सब ठीक है। क्या रे, जिसको जो देखना पसंद है, देखो हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। जिसको अब जैसे भक्ति वाला आया एगो, तो आगे भक्ति वाला आता रहेगा। खराब चीज आया तो खराबी चीज आता रहेगा, एल्गोरिदम ही वैसा है उसका। ये हो गया लिखा हुआ। लिखिए क्वेश्चन। अब नहीं, वहां वापस जाएंगे। इसमें एगो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, लेकिन इसको आज नहीं करेंगे, इसको अगला दिन करेंगे। एक क्वेश्चन इसी में है, लिखो तो। राइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, छोड़ दीजिए ना, क्वेश्चन लिखो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद छोड़ देंगे। क्वेश्चन लिखो। राइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, for the preparation of H2SO4।
हाँ, क्वेश्चन पूरा हो गया। राइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। सुनो इधर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ देंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ना, ये 4 स्टेप का रिएक्शन का एक सेट है जिसमें हम लोग H2SO4 का निर्माण करते हैं। इसका फर्स्ट, सुनना ध्यान से, अरे सुनो ना, इसे ही याद हो जाएगा बोलेंगे तो, सब पतित है। फर्स्ट स्टेप में सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। या फिर FeS2 को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये फर्स्ट स्टेप है। यानी फर्स्ट स्टेप में हमको प्राप्त करना होता है SO2। सेकेंड स्टेप में उस SO2 को फिर ऑक्सीडाइज कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यानी सेकेंड स्टेप में हमको क्या प्राप्त करना होता है? SO3। थर्ड स्टेप में SO3 को मिलाया जाता है H2SO4 के साथ। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, हम बना कौन चीज रहे हैं? H2SO4। यूज किस चीज का कर रहे हैं? H2SO4। तो पहले सुन लीजिए, बाद में हम समझ भी लेंगे कि क्या हुआ है यहाँ। फिर SO3 को H2SO4 के साथ मिलाया जाता है, तो H2SO4 SO3 के साथ मिलकर बना देता है H2H2O7 को, जिसको हम ओलियम कहते हैं। आप याद कीजिए, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में लास्ट जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो यही है, ओलियम। थर्ड स्टेप में ओलियम बन गया। फोर्थ स्टेप में उस ओलियम को मिला दीजिए वाटर में। ओलियम वाटर के साथ मिलकर 2 मॉलिक्यूल H2SO4 का दे देता है। मतलब जब आप यूज कर रहे थे H2SO4 का, तो यूज किए हैं आप एक मॉलिक्यूल का, और जब वो रिएक्शन करके H2SO4 देगा फाइनल बार, तो कितना मॉलिक्यूल देगा? 2। यानी यूज करेंगे 1 लीटर का, बनेगा 2 लीटर। तो अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। यहाँ पर 3 स्टेप लिखा है, लेकिन वास्तव में 4 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में सल्फर और FeS2 बर्निंग इन एयर टू फॉर्म SO2 गैस। दोनों रिएक्शन लिखा है, वो दोनों में SO2 गैस बना है। सेकेंड में कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटेलिस्ट। V2O5 कैटेलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? SO3। रिएक्शन कंडीशन लिखा हुआ है, मतलब इच्छा हो और यदि तुम मेंटेन कर सको, याद रख सको, तो उसको लिख देना। थर्ड स्टेप में एडजॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। SO3 H2SO4 के साथ मिला तो क्या बनाया? H2H2O7। और अगेन जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वही है 4। ओलियम इज ट्रीटेड विथ H2O2 फॉर्म H2SO4। यहाँ पर एक H2SO4 का यूज हुआ, यहाँ पर बना कितना H2SO4? 2। ठीक है, तो यही 4 स्टेप है इसका। लिखिए तो आंसर लिखिए, लिखेंगे H2SO4 इज, ठीक है वो लिखा हुआ, लिखो तो। H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय H2SO4 is manufactured by contact process in the following 4 steps। 3 स्टेप मत लिखना, 4 स्टेप लिखना। H2SO4 is manufactured by contact process in the following 4 steps। अब सभी स्टेप को आप लिख दीजिए तो। इसका जो सारा स्टेप्स लिखा हुआ है बिल्कुल प्रॉपर है तरीके से, जो आंसर में चाहिए वही है, तो इसमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लेंगे।
क्या हुआ, इस चैप्टर में बोर होने लगे क्या आप? अभी तक तो बोर जैसा आप कुछ नहीं है, अभी तक तो इंटरेस्टिंग चीज ही है। कितना फोन आ रहा है। एक दिन आपको और पूरा 2 घंटा देना पड़ेगा इसके क्वेश्चन के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता भी है। इसके बाद तुम इस चैप्टर में रेगुलर क्लास में टाइम दो नहीं दो मैटर नहीं करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अगला दिन 2 घंटा का होगा वो, और जो जो इसका ऑब्जेक्टिव सेशन होगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना जरूर करना। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये चैप्टर थोड़ा बोर जरूर करता है, लेकिन एग्जाम आप देंगे तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो यही सब है जो लिखाया जा रहा है। तो उम्मीद है आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और रुपया आप पूरा दिए हैं तो हमारा पूरा फर्ज है कि आपका हम एक भी लाइन छोड़े नहीं, और पढ़ाने में हम बहुत ईमानदारी बरतते हैं। तो ऐसे भी आप एक को दो आओगे तो हम पढ़ाएंगे जरूर। अभी तो बस क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। अच्छा, तुम एक चीज देख रहा है कि इस चैप्टर को तुम पढ़ा नहीं है, बीच बीच से हम लोग क्वेश्चन आंसर करें, फिर भी तुमको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इस चैप्टर को मतलब आर पार से कोई मतलब ही नहीं है, आप जहां हैं वहीं पढ़िए, बस उतने हैं। क्योंकि हर बात याद करने वाला है। कंसेप्ट रहता है तब न एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा जुड़ा, इसमें इस तरह का बात ही नहीं है, इस वजह से ऐसा है। तो बाकी का काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से क्लास आपका इसका होगा संडे को, और उस संडे को उम्मीद है इसका सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए फिर हो सकता है कि अगला संडे आना पड़े, या फिर रेगुलर क्लास में ऑब्जेक्टिव करें। अभी आप जाते वक्त सभी लोग असाइनमेंट ले लेना, उसका क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स का। और आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जाइएगा ऐसे दे देगा आपको, ठीक है। अरे सुनाई पड़ा बढ़िया से। और कल उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना के बढ़िया से लाइएगा, क्लास में उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आधा से ज़्यादा बन जाएगा, और कल उसका ऑब्जेक्टिव खत्म भी हो जाएगा, अगला चैप्टर शुरू भी हो जाएगा। अगला चैप्टर शुरू होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।